इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर तरुण मदान जो हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, वो जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। अभी मौजूदा स्थिति में सर नाटो महासचिव की ओर से अब ये बयान दिया गया है कि सीधे तौर पर अब नाटो देश जो है वो यूक्रेन की और ज्यादा मदद करने वाले, और ये इसीलिए शायद क्योंकि हमले और ज्यादा तेज रूस की ओर से कर दिए गए हैं, यानी कि अब यूक्रेन की मदद तो यहां पर होगी, ये युद्ध अभी रुकता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। सर ऐसा है, आप जो पूरा मुद्दा उसका ब्रॉड जो है पर्सपेक्टिव उसको समझिए। क्या सिर्फ हथियारों से मदद करना ये उद्देश्य उनका अचीव हो रहा है? देखिए, कोई भी नए हथियार जब किसी को दिए जाते हैं उसकी ट्रेनिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन सब का भी जो है जायजा लेना बहुत ज़रूरी होता है, और इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। तो ये ओवरनाइट नहीं होता कि आपने हथियार दे दिए और यूक्रेन की फोर्सेस हैं बहुत इफेक्टिव हो गई एंड दे विल बी एबल टू यूज दीज वेपन्स वेरी इफेक्टिवली। तो दीज थिंग्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट, यू नो। एंड अगेन, यू नो, अगर आप देखें तो क्या मतलब इस सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा हो रहा है? ये ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है और ये लड़ाई चल रही है इतनी देर से, और नेटो जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ इस लड़ाई में, वो खाली सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा क्षति किसकी हो रही है? यूक्रेन की। जान माल का हमला हो रहा है, और रशिया ने भी अपने कुछ फोर्सेस विड्रॉ कर लिए हैं, वो डायरेक्ट कॉम्बैट जोन में नहीं आ रहे हैं। दे आर यूजिंग अदर वेपन्स लाइक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, लॉन्ग रेंज फायर सिस्टम्स हैं, क्योंकि किसी के पास अब इतने आदमी नहीं बचे हैं कि वो डायरेक्ट कॉम्बैट में उसको इन्वॉल्व करें। अल्टीमेटली इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा, अगर आपको जमीन पे कब्जा करना है तो आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा विड्रॉल उन्होंने किया है इस बात के ऊपर कि हम अभी डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, हम ये हमारे पास जो इस प्रकार के असले हैं हम उनसे वार करेंगे उनके ऊपर। जी, आप बने रहेगा सर। इसी बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है उसका हमें रुख करना है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग के बयान के बाद देखिए रूस यूक्रेन महाजंग से बड़ी खबर आई है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई ब्रिटेन की ओर से की जाएगी। देखिए, सप्लाई लगातार ब्रिटेन कर रहा है, और सप्लाई होगी। मुख्य युद्धक टैंक चैलेंजर 2 जो है वो ब्रिटेन मुहैया कराएगा। 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स जो है वो भी ब्रिटेन देगा। सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर माना जाता है अपाचे। रूस को नई मुश्किलों का सामना इसके बाद शायद करना पड़ सकता है। देखिए, लंबे वक्त से ब्रिटेन पर हथियारों की सप्लाई के आरोप जो हैं वो लगते रहे हैं। ब्रिटेन खुलकर मदद कर भी रहा है, और आपको अब ये हम बता देते हैं कि अब तक ब्रिटेन ने किस किस तरह के हथियार जो हैं वो यूक्रेन को दिए हैं, मदद की है ब्रिटेन की ओर से यहां पर कराई गई है। आपको हम बता दें, अब जब उस मदद को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है तो जाहिर है यूक्रेन जो है वो लगातार मदद मांग भी रहा था, लेकिन अब ये देखना होगा कि वाकई में ये सारी चीजें, अपाचे हेलीकॉप्टर की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये सब दिया जाता है तो उससे असर कितना पड़ रहा है। मदान सर, आप खुद कह रहे हैं कि भले ही कितनी भी मदद यहाँ पर मुहैया करा दी जाती है, लेकिन ये जो आधुनिक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, और ब्रिटेन ने सर इससे पहले भी ब्रिमस्टोन 2 जो है उसकी भी बात यहाँ पर की थी, अब ये सारी चीजें जब मुहैया कराई जाएंगी तो क्या थोड़ा बहुत भी बल मिलने वाला है? देखिए, बल तो जरूर मिलेगा इन सब चीजों से, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन कितना उसका इफेक्ट होता है उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। आजकल कंट्रोल बहुत सारी चीजों पे किया जाता है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इंटरनेट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है। ये खाली हथियार मुहैया कराने से कुछ बहुत नहीं असर पड़ता। यस, इट विल मेक अ डिफरेंस बट नॉट अ वेरी साइजेबल डिफरेंस, क्योंकि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, और आप कहने जो वॉर फाइटिंग मशीनरी है और वॉर फाइटिंग जो डॉक्ट्रिन है उसमें भी चेंज आया है। देखिए, रशिया एक देश था, सक्षम था, जो टैंकों पे बहुत उसकी निर्भरता थी, लेकिन जिस तरीके से एंटी टैंक मिसाइल्स का उन्होंने यूज किया यूक्रेन ने और उनके जो एलाइड देशेस हैं नेटो वगैरह ने, उससे ये सारा कंसेप्ट चेंज हो गया है। अब ये जमाना है, मैंने कहा ना, मिसाइल्स का और ड्रोन का, और सारे देश जो दुनिया में हैं इस बारे में अब सोच रहे हैं क्या हम अपनी वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन हम चेंज करें। जितना हमारा डिपेंडेंस था आर्मर्ड व्हीकल्स पे या बख्तरबंद गाड़ियों पे, उस पर हम उतना ही निर्भर रहें या हम अपनी सोच बदली करें। तो ये सारी चीजें ध्यान देने वाली हैं, और मेरी तो ये मतलब मानना है कि जो दोनों बड़े देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है, इनको आपस में मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना, अंत में जान माल का नुकसान कहाँ हो रहा है? मैक्सिमम नुकसान हो रहा है यूक्रेन में। रशिया पे इतना असर मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि यूक्रेन ने टारगेट की है उनके कुछ इंस्टॉलेशंस, लेकिन डायरेक्ट इतना असर नहीं पड़ रहा है। मतलब ताबड़तोड़ जो हमले कर रहा है, वो जो जैसे रूस की ओर से किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, रूस की ओर से करे जा रहे हैं, तो दे शुड कम ऑन द टेबल, टॉक, डिस्कस, और इस वॉर का एंड होना चाहिए। आखिर ये स्टेलमेट वाली स्थिति कब तक चलती रहेगी? मदान सर, जिस तरह से मदद की जा रही है उससे कम से कम ये लगता नहीं है कि पश्चिमी देश ये चाह रहे हैं कि ये युद्ध रुके। ये रशिया को कमजोर करने का जो ये एक प्लान है कहीं ना कहीं बिल्कुल। देखिए, भारत ने भी इसमें बहुत बड़ी मुहिम निभाई है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी काफी अच्छा दमखम है, लोग मानते हैं उनको दुनिया में, तो उन्होंने पहल की है और दोनों ही देश उनकी बात सुनते हैं। यूक्रेन भी सुनता है, रशिया भी सुनता है।
अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, तो उन्होंने बहुत पहल की है कि कहीं देखिए प्लीज कम ऑन द टेबल, बातचीत करें और ये युद्ध विराम हो, और जो देखिए जान से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। आप इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचिए, मान लीजिए लड़ाई बंद भी हो जाती है, कितने साल लग जाएंगे यूक्रेन को वापस एस्टैब्लिश करने में, जो उनकी पॉपुलेशन वहां से चली गई है, और जो बाकी देश जो उनको रेफ्यूज दे रहे हैं, जहां पे ये सारे रेफ्यूजी जा रहे हैं, उनके ऊपर भी कितना इकोनॉमिक बर्डन है। क्या नेटो देश ये इसका रीडेवलपमेंट के लिए यूक्रेन को सपोर्ट कर पाएंगे? ये सारे सोचने वाले मुद्दे हैं, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर शायद अभी यूक्रेन भी नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि अगर ज़ेलेंस्की इस बात को सोच रहे होते तो जो वहां के आम लोग हैं उनको जो युद्ध में उतार दिया जा रहा है वो भी शायद नहीं होता। बढ़ते हैं अब आगे। देखिए, अब आपको हम ये बता देते हैं जरा कि सिर्फ ब्रिटेन नहीं है यहाँ पर जो यूक्रेन की मदद कर रहा है, इस लिस्ट में नाटो के तमाम देश भी शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका का है। आपको अब ये दिखाते हैं कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन को किस तरह की मदद जो है वो लगातार यहां पर पहुंचाई जा रही है। देखिए, अमेरिका ने यूक्रेन को हिमार्स रॉकेट सिस्टम जो है वो यहां पर दिया है, वो रॉकेट सिस्टम जिसका इस्तेमाल काफी वक्त से यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। साथ ही M777 होवित्जर तोप भी यहां पर दी गई। इतना ही नहीं, वक्त वक्त पर जो गोला बारूद है उसकी भी सप्लाई होती है, इसके आरोप भी लगाए जाते हैं। अमेरिका पर आरोप है कि उसने स्ट्रिंगर मिसाइल यूक्रेन को यहां पर मुहैया कराया, हार्पर मिसाइल भी यहां पर भेजी है, साथ ही साथ सैनिकों के लिए वर्दियां पहुंचाई गई थी। ये वो मदद है जो अमेरिका की ओर से की गई है। अमेरिका ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस ने भी यूक्रेन की खुलकर मदद की है। फ्रांस की ओर से हम आपको बताएं तो यूक्रेन को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो है वो यहां पर दिए गए, गोला बारूद जो है वो बाकायदा मुहैया यहां पर कराया गया। ये सारी चीजें हैं जो ब्रिटेन की ओर से, अमेरिका की ओर से, फ्रांस की ओर से यहां पर दी जा रही है। हमारे साथ लगातार मदान सर बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सर, कोई एक देश नहीं है, बार बार चाहे हम ब्रिटेन की बात कर लें, अमेरिका, फ्रांस मदद पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि इस तरह से वहां के लोग उस युद्ध को नहीं लड़ पाएंगे ना, जैसे कि एक वेल ट्रेन्ड सैनिक लड़ता है, और अब तो वहां पर संख्या बिल्कुल कम होती जा रही है। यस, एब्सोल्युटली। देखिए, एक ट्रेंड होने के बावजूद भी एक अभ्यास होना भी बहुत जरूरी होता है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ पैरेलल टू द इंडियन आर्मी। देखिए, हमारे बॉर्डर्स हमेशा एक्टिव रहे हैं, भारतीय फौज हमेशा सक्षम और तैयार रही है, कहीं ना कहीं गोलाबारी, कहीं फायरिंग होती रही है, तो वी आर वेल ट्रेन्ड, वी आर अ बैटल हार्डन आर्मी। आप हमें कहीं भी डिप्लॉय करें, हम तैयार हैं बिल्कुल लड़ने के लिए। लेकिन उसी प्रकार से उतना एक्सपीरियंस चाहे यूक्रेनियन फौज है या रूसी फौज है, उसको उस टाइप का एक्सपीरियंस अभी नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में इन्होंने कोई ऐसी लड़ाई लड़ी नहीं, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और जैसा कि आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, सिविलियंस, आप उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दे के आप भेज सकते हैं। वहाँ यूक्रेन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लगातार संख्या जो है वो सैनिकों की कम होती हुई नजर आ रही है। और मदान सर, आपको ये लग रहा है, ये अभी फिलहाल की बात करते हैं तो 10वीं ऐसी स्ट्राइक रशिया की ओर से रही थी जो बड़े स्केल पर हुई है। 11 ऐसे रीजन्स थे जिनको रशिया ने निशाने पर लिया। ये जो लगातार मदद पहुंचाई जा रही है, रूस बार बार कहता है कि मदद जो की जा रही है ये बिल्कुल गलत है, नहीं की जानी चाहिए, उन देशों के खिलाफ भी हम खड़े हो जाएंगे। तो क्या बार बार चेताने के लिए ये रह रहकर बड़े हमले तेज कर दिए जाते हैं रूस की ओर से? बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आप मुद्दे के बेसिस में जाएं, देखिए, अगर ढेर सारे, अब दो अलग अलग इसके पहलू हैं। पहली बात तो पहलू ये है कि यूक्रेन हैज अ राइट टू अलाइन इटसेल्फ विद एनीबॉडी, ठीक है नहीं? बिल्कुल है, एक मुद्दा है। लेकिन रशिया कहता है अगर सारे विश्व के देश एक ही देश के खिलाफ हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं, एंड टू सम एक्सटेंट बोथ आर राइट। तो यू कैन नॉट निगेट और इग्नोर ऑल दीज टर्म्स। तो इनको उन मुद्दों को टेबल के ऊपर सुलझाना चाहिए। और जैसा कि आप बता रहे हैं, रशिया फिर जब रिएक्ट करता है ऐसी बड़ी स्ट्राइक करके, तो सब नुकसान होता है इन सब देशों का। और जो बाकी देश हैं वो भी अगर उनको भी आगाह किया है कि अगर आप इस तरीके की मदद स्टॉप नहीं करोगे तो हम आपके अगेंस्ट भी एक्शन कर सकते हैं। तो हम तो ये प्रे करते हैं कि ऐसी परिस्थिति ना आए, बिल्कुल, और कोई ऐसी स्थिति ना ही आए तो बहुत बेहतर है सर। यही युद्ध जो उसी को 1 साल यहाँ पर होने वाले हैं, अगर आगे की स्थिति और खराब होती है तो वो बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाएगा। बने रहेगा मदान सर आप हमारे साथ में, और जो बड़ी खबरें हैं वो भी बताते हैं दर्शकों को। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग भले ही यह दावा कर रहे हैं कि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों से मदद करेंगे, लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन महाजंग से एक और बड़ी खबर आई है, आपको बता देते हैं। बहुत चौंका देने वाली है वो खबर। यूक्रेन को हथियार जर्मनी ने कहा है कि वो नहीं दे पाएगा। दरअसल लेपर्ड टैंक की सप्लाई जो है वो जर्मनी नहीं कर पाएगा। 2024 के पहले टैंक देना संभव नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है। लेपर्ड 1 टैंक की रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, और अब जर्मनी का ये कहना है कि अब वो यूक्रेन को मदद नहीं मुहैया करवा पाएगा। ये बातें जो है वो जर्मनी की ओर से कही जा रही हैं। ये बात स्पष्ट की गई है कि लेपर्ड टैंक जो है उसको नहीं सप्लाई किया जा सकेगा।
ये मुश्किल अब जर्मनी के सामने आने वाली है और इससे फर्क पड़ने वाला सीधे तौर पर देखिए यूक्रेन को। और 2024 के पहले टैंक देना बिल्कुल संभव नहीं होगा क्योंकि रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा होती है। और देखिए रशिया की अगर हम यहां पर बात करते हैं, उसके सामने अगर नाटो देश आकर खड़े हो गए तो कुल विमानों के जिक्र करते हैं तो नाटो के पास 20,723 विमान जो हैं वो मौजूद हैं। आपको हम बताते हैं, जबकि रूस की बात करते हैं, रूस की अगर आप यहां पर बात करते हैं तो 4,000 के करीब विमान जो है 4,173 विमान रूस के पास मौजूद हैं। लड़ाकू विमानों की बात करते हैं तो नाटो के पास 3,527 लड़ाकू विमान है, जबकि रूस के पास 772 लड़ाकू विमान है। अगर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो नाटो के पास है 1,048 ग्राउंड एयरक्राफ्ट, जबकि रूस के पास 739 हैं। हेलीकॉप्टर्स की संख्या नाटो के पास 8,485 है और रूस के पास 1,543। आर्म्ड व्हीकल्स जो है नाटो के पास 1,44,000 हैं आर्म्ड व्हीकल्स और रूस के पास 60,000 इसकी संख्या है। न्यूक्लियर वेपन्स नाटो के पास 6,056 न्यूक्लियर बम है तो जबकि रूस के पास 6,255 न्यूक्लियर बम है। यानी कि आप देखें नाटो देशों को सबको मिला दें तो 6,056 है, अकेले रूस के पास 6,255 है। और इसी वजह से बार बार न्यूक्लियर अटैक की धमकी जो है वो रूस की ओर से, व्लादिमीर पुतिन की ओर से पहले दिन से यहां पर युद्ध के दी जा रही है। नाटो और रूस को जब यहां पर मैदान सर हम देखते हैं, अगर हम उनकी शक्ति की बात कर लेते हैं तो ऊपर नीचे सारी चीजें नजर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्लादिमीर पुतिन अभी जब मीडिया से मुखातिब अपने देश में होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो कुछ अभी यूक्रेन में हो रहा है वो प्लानिंग के तहत चल रहा है। जी। अब आगे आने वाले वक्त में हम क्या समझें कि वाकई में जो बार बार रणनीतियों में बदलाव किया गया था, फिर बदल किया गया था, वाकई में सब वैसा ही हो रहा है या ये बस कहने भर की बातें हैं? देखिए, वॉर में बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कोई भी अपनी असली परिस्थिति जाहिर नहीं करेगा और उसके दिल में क्या है वो बिल्कुल जाहिर नहीं करेगा। आपने सारा ये आंकलन दिखाया। इट इज नॉट ओनली अ गेम ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स, यू नो। रशिया के साथ भी लोग खड़े हैं, आपको अगर जाने, चाइना, ईरान, और इन सब देशों के अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे नहीं हैं। और बहुत ज़्यादा झुंझलाहट में कहीं रशिया ये ना हो कि किसी न्यूक्लियर वेपन का फायर कर दे। ये धमकी बहुत बार आती रही, ऐसा हुआ नहीं है और उन्होंने भी संयम बरता रशिया ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी या प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा ना हो तो सबके लिए भला है। और रशिया ने अभी इतना दमखम दिखाया है और जो एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड रशिया ने कर दी है यूक्रेन की। देखिए, रशिया इस वॉर को इकोनॉमिकली चाहे जो भी उनके हालात हो वो सस्टेन तो कर पाया, ऑलमोस्ट साल भर उसने सस्टेन कर दिया है। और यूक्रेन का उसने ऑलमोस्ट एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया है, चाहे ब्लैक सी में हो या अजोव सागर में हो या कहीं भी हो, या लैंडलॉक कंट्री है पूरा, उसका एक ब्लॉकेड कर दिया है। तो यूक्रेन अपने एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहा है, इसीलिए यूक्रेन का इतना ज्यादा डिपेंडेंस जो है नेटो देशों के ऊपर है। लेकिन इस इकोनॉमी को क्या नेटो देश भी इतनी देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है। इट इज नॉट ओनली एन इमीडिएट इफेक्ट, आने वाले दिनों में क्या उनकी अपनी जनता, अगर आप अमेरिका में देखें क्या हालात हैं, और इसी वजह से तो जर्मनी भी मना कर रहा है कि अब हम मदद नहीं यहाँ पर आगे कर, और पहले की थी मदद जर्मनी ने। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन काफी हाई पे है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें, उनके अपने इंटरनल मुद्दे भी हैं। तो किसी के हक में नहीं है कि इस तरीके से हम करते चलें, क्योंकि कितने लंबे वक्त तक सारी चीजें जो है वो यहाँ पर की जा पाएंगी, मदद आप कब तक मुहैया करा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। और महाजंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो भी अपने दर्शकों को यहाँ पर हम बता देते हैं। देखिए, नाटो देशों में दरार सामने आई है। पोलैंड को लेकर दरअसल एक बड़ा बयान आया है। अलेक्जेंडर बार्तोश ने कहा है कि बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड के सैनिक तैनात हैं, यूक्रेन पर हमला कर सकता है पोलैंड। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पोलैंड की नीति जो है वो सवालों के घेरे में है, ये बार्तोश का कहना है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पोलैंड को लेकर दरअसल ये बयान जो है वो सामने आया है। अलेक्जेंडर बार्तोश ने ये बात जो है वो कही है और ये कहा गया है कि जो बेलारूस है, वो बेलारूस जो रूस के समर्थन में खड़ा हुआ है, जिस पर यह आरोप लगते हैं कि उसकी जमीन का इस्तेमाल रूस की ओर से किया जा रहा है, उस बेलारूस के बॉर्डर पर पोलैंड के सैनिक तैनात हैं और यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। ये बात जो है वो कही जा रही है। सर, क्या लगता है आपको अलेक्जेंडर बार्तोश की ओर से जो ये बयान आया है, ये इसको कैसे देखा जाए? ये बड़ी वेट एंड वॉच सिचुएशन है। नेटो में भी देखिए, आपने अभी खुद बताया कि अलग अलग डायमेंशन पैदा हो गए हैं। कई देश जो नेटो के भी हैं वो इसका विरोध भी कर रहे हैं
और नेटो में भी अभी तक यूक्रेन शामिल नहीं हुआ है। सोचने वाली बात यह है, किसी एक देश भी अगर कोई इसको वीटो कर देता है तो यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ी वेट एंड वॉच सिचुएशन है, लेट्स सी, और ऐसा ना हो, लेट्स प्रे फॉर दैट। बिल्कुल, क्योंकि सर अभी बीच में तो ये कहा जा रहा था कि रूस इतना बौखलाया हुआ है कि मदद पहुंचाई जा रही थी कि पोलैंड तो मदद पहुंचा रहा है, अब वो हमला कैसे कर सकता है, ये अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है मदान सर। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री टू दैट। चलिए आप बने रहिएगा सर हमारे साथ में। देखिए पोलैंड पर सवाल दरअसल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बीते वक्त में पोलैंड ने यूक्रेन को मदद कैसे पहुंचाई है, हथियार कैसे सप्लाई किए हैं। यूक्रेन ने पोलैंड को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति जो है वो बीते समय में की थी, लगातार उसके साथ में खड़ा रहा था। M57 मोर्टार जो हैं वो पोलैंड की ओर से यहां पर दिए गए। इसके अलावा MTLB मल्टीपर्पज आर्म्ड पर्सनल व्हीकल्स जो हैं वो भी यहां पर मुहैया कराए गए। आप देख सकते हैं मोर्टार जो है M57 वो यहां पर दिए जाते हैं, मल्टीपर्पज आर्म्ड पर्सनल व्हीकल्स दिए जाते हैं, 15 हैवी मशीन गन्स जो है वो दी गई। इसके अलावा AK-176M गन माउंट भी यहां पर दिया गया। और अब इसके बाद अगर यूक्रेन पर हमले की बात अगर सामने आती है तो वाकई में वो हैरान करने वाली बात है। और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो भी अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि एक के बाद एक देखिए वहां पर जंगी मैदान से ये खबरें आ रही हैं कि किस तरह से बदलाव लगातार देखिए 29 देशों पर टिकी हुई हैं जो इसके सदस्य हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ फैसला होगा इस पर तो रूस समेत पूरी दुनिया की नजरें होंगी। इस बीच आपको हम ये बताते हैं कि नाटो कंट्रीज जो है उनमें से एक लिथुआनिया से भी यूक्रेन को साजो सामान जो है वो लगातार मिलते रहे हैं। लिथुआनिया से यूक्रेन को मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स दिए गए, गोला बारूद जो है वो तो लगभग हर वो कंट्री पहुंचा रही है जो मदद कर रही है। थर्मल इमेजिंग निगरानी उपकरण जो है वो जो बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं युद्ध क्षेत्र में, वो भी मुहैया कराए गए हैं। मदान सर लगातार हमारे साथ बने हुए। मदान सर, अभी ये जो बैठक यहाँ पर होने जा रही है इसको लेकर क्या कुछ आप सोचते हैं, क्योंकि देखिए लगातार पहले भी, इससे पहले भी चर्चाएं यहाँ पर की गई थी, आपसी बातचीत जो है वो लगातार नाटो देशों के बीच में जारी है कि आगे अब क्या होना है, क्या करना है, कैसे मदद बढ़ानी है, क्या कुछ है, ये सारी चर्चाएं हो सकती हैं। जी बिल्कुल, आपस में फैसला होगा कि हमने क्या सपोर्ट करनी है, किस देर तक हम कर सकते हैं। कुछ इसमें देश इस विरोध में भी होंगे, ऑलरेडी कुछ लोगों ने हाथ खींचना अपना चालू कर दिया है जैसे आप बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का आकलन होगा और हमारी अभी जो परिस्थिति क्या है, हम किस ग्राउंड और किस डायमेंशन पे खड़े हैं विज़ रशिया, तो इस वॉर को आगे खींचना चाहिए या सपोर्ट बंद करनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें इन सब का आकलन होगा और इसके ऊपर हम फैसले होंगे। क्योंकि सर नाटो महासचिव जो है स्टोल्टनबर्ग, उनकी ओर से तो ये कहा जा रहा है कि अब हमले रूस ने तेज किए हैं, तो इस वजह से ये वक्त आ गया है कि नाटो कंट्रीज जो हैं वो और ज्यादा हथियार जो है वो यूक्रेन को यहाँ पर सप्लाई करें। महासचिव की ओर से जब ये बातें सामने आ रही हैं तो क्या हम ये उम्मीद करें कि सबको, सारे जो नाटो देश हैं वो साथ में मिलकर अभी भी कहीं ना कहीं ये स्टैंड लेने वाले हैं कि हाँ अभी साथ खड़े रहना पड़ेगा, अभी अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है यूक्रेन को इस हालात में। देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। हाँ। एक अपने आप को जाहिर करना, अपने आप को प्रोजेक्ट करना, अब वो अपना दमखम कम तो नहीं दिखा सकते, तो ऐसी स्टेटमेंटें दी जाती। मैंने कहा ना आपको, वॉर में भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमारे इतने आदमी हमने उनके मार दिए, हमारे कम मरे, हमने ये नुकसान पहुंचाया। तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन जो अंदरूनी बात है उनका क्या डिस्कशन हुआ उसका बाहर आना अभी बहुत मुश्किल है। तो ये तो अभी वक्त बताएगा कि क्या हुआ, उनके क्या फैसले होते हैं और वो क्या सोच रहे हैं और क्या आगे की उनकी रणनीति है। बिल्कुल, और इस मौजूदा स्थिति में जिस तरह से लगातार पश्चिमी देशों की मदद यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है, उससे वो कितना मजबूत होता है और कितना ज्यादा इस युद्ध को और खींचा जाता है, ये तो लगातार हम देख ही रहे हैं। अब आगे देखने वाली बात वाकई में ये रहने वाली है कि रशिया रुकता है या नहीं रुकता है। सर, इसमें हम जब बातचीत कर रहे हैं तो न्यूक्लियर अटैक का जब बार बार जिक्र होता है, कुछ भी होता है तो पुतिन जो है वो झट से सिर्फ न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे देते हैं। पहले ये भी कहा जा रहा था, जब अमेरिकी एजेंसीज ने स्टार्टिंग में कहा था कि हाँ धीरे धीरे कर यूक्रेन के बॉर्डर्स पर सेना जो है वो रूस की ओर से बढ़ाई जा रही है, लेकिन ये कहा जाता था कि वो हमला नहीं करेंगे, रूस की ओर से हमला नहीं किया जाएगा, इन्वेजन नहीं होगा। वो हुआ। अब ये जो न्यूक्लियर अटैक को लेकर बार बार बातें आती हैं, सर आपको क्या लगता है वाकई में अगर स्थिति और खराब होती है, क्योंकि 1 साल पूरा होने वाला है, वाकई में उस मुहाने पर भी पहुंच सकता है? देखिए, जब ये वॉर चालू हुआ था सब ने ये सोचा था 15-20 दिन, महीने में ये वॉर खत्म हो जाएगा, और ये रशिया के लिए भी बड़ा सेटबैक है। एक छोटा सा देश, उसको वो काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्रस्ट्रेशन में पुतिन इसको इस्तेमाल कर ही दें और न्यूक्लियर अटैक कर दें। अभी तक उन्होंने संयम बरता है, बहुत ज़्यादा संयम बरता है, और उनकी ये भी अपील रही है कि नेटो देश जो है सपोर्ट करना बंद कर दें यूक्रेन को, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो
ऐसी परिस्थिति आने की गुंजाइश तो ज़रूर रहती है, ना आए तो अच्छा है। लेकिन अगर कहीं फ्रस्ट्रेशन हो गया और बहुत ज़्यादा अगर रशिया को लगा कि अब हम इसको नहीं झेल पा रहे हैं इस लड़ाई को, तो ये एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि अटैक हो सकता है न्यूक्लियर वेपन से। और रशिया के पास काफ़ी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि क्वांटिटी से मैटर नहीं करता है, वो 1, 2, 3, 4 चलाने में काफ़ी नुकसान हो सकता है। और उनके व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स हैं या बाकी सिस्टम्स हैं उनके, दे ऑलरेडी आर्म्ड विद द न्यूक्लियर वेपन्स। तो एक पॉसिबिलिटी ज़रूर एग्जिस्ट करती है इस बात में। बिल्कुल। और देखिए अगर इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, यानी कि अगर ये मुमकिन है कि न्यूक्लियर अटैक तक यहाँ पर कर दिया जाता है, तो आप सोचिए फिर बचेगा क्या। क्योंकि पुतिन अभी फिलहाल इस तरह की स्थिति में नहीं नजर आते हैं कि वो किसी की सुने। और क्योंकि फरवरी 25 तारीख को पिछले साल जो ये युद्ध है वो शुरू हुआ था, 11 महीने से ज्यादा का ऑलमोस्ट यहाँ पर वक्त जो है वो बीत चुका है, और ये युद्ध जो है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आता है। इसी बीच में एक के बाद एक देखिए बड़ी खबरें आ रही हैं। नाटो देशों की जो बैठक है अहम, वो यहाँ पर होने जा रही है 18 से 19 जनवरी, 2 दिनों का ये यहाँ पर वक्त रहने वाला है। लेकिन उस बैठक में फैसला क्या होता है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि सर देखिए मदान सर, अभी रशिया को जिस तरह आप खुद जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल उसे लगा नहीं था, शायद ये महसूस हुआ था कि 15-20 दिनों का वक्त लगेगा, राजधानी कीव गिरेगी, उसी के साथ में यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन उस तरह की स्थिति बनी नहीं। और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि शायद इसमें भी पश्चिमी देशों का हाथ है, क्योंकि इस तरह के हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं जिससे युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, बस धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, आप किसी और की जमीन पे इस्तेमाल करके लड़ाई करवा रहे हैं, बेसिकली मैं तो ये आंकलन करूंगा इस चीज का, तो वो ठीक भी नहीं है। और मैंने खुद फर्स्ट 7 डेज ऑफ ये वॉर कवर किए थे, मुझे भी उम्मीद नहीं थी इतना लंबा खिंच जाएगा। शुरू में तो यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा, इट वाज अ बिग सेटबैक, और यूक्रेनियन फोर्सेस बिल्कुल तैयार नहीं थे, जबकि उनको अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन यूक्रेन ने 2-3 महीने बाद रिकवर करना चालू किया है, जो उनके काउंटर अटैक्स चालू हैं और अपनी जमीन वापस लेना और रशियन फोर्सेस पे अटैक करना, तो ये इस समय के बाद चालू हुआ है। तो उससे रशियन फोर्सेस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इसलिए मैंने कहा ना कि अब रशियन फोर्सेस ने डायरेक्ट कॉम्बैट कई जगह पे अवॉइड करना चालू कर दिया है। दे आर यूजिंग लॉन्ग रेंज सिस्टम्स टू टारगेट द यूक्रेनियन फोर्सेस। और एक सोचने वाली बात और भी है, क्या यूक्रेनियन फोर्सेस में सिर्फ उनके अपने नागरिक लड़ रहे हैं? एक I would like to say a question mark. I am not sure, so I'm not trying to make a bold statement. क्या कोई और वॉलंटियर्स अन्य देशों से आए हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं? आरोप तो लगाता है सर रूस इस बात को लेकर, लगाता है इसका। और यूक्रेन के साथ साथ रशिया भी अपनी फोर्सेज जो है बिल्डअप कर रहा है। उसने अपने नागरिकों से कहा है, या जो एक्स सर्विसमैन है, कि आप आइए वापस ज्वाइन करिए और हमारी स्ट्रेंथ बिल्डअप करिए। बिल्कुल। मदान सर, बड़ी खबर एक आ रही है, दर्शकों को बताते हैं। देखिए, युद्ध से जुड़ी हुई है, रूस पर नकेल कसने की नाटो की बड़ी तैयारी यहाँ पर अब शुरू हो गई है। रूस की गतिविधियों पर नाटो नजर रखने वाला है। रोमानिया भेजे जाएंगे नाटो के विमान, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस प्लेन से दरअसल ये नजर जो है वो यहाँ पर रखी जानी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। नाटो ने अब ये तैयारी कर ली है कि अब रोमानिया में यहां पर विमान भेजे जाने हैं। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम सर्विलांस प्लेन्स जो हैं वो ये होंगे जो नजर लगातार रखेंगे रूस की तमाम हरकतों पर। मदान सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर इतनी चर्चा की, ये सारी बातें जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।